हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक है, इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा संस्कृति को। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में हम लोग को देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बारे में बेसिक समझेंगे। फिर उनका भौगोलिक विस्तार क्या था, उनके नगर योजनाएं और संरचनाएं कैसी थी, कृषि कैसा था उनका, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान क्या था, व्यापार कैसे करते थे, राजनीतिक संगठन क्या था, धार्मिक प्रथाएँ क्या क्या थी, फिर सिंधु घाटी के पुरुष देवता कौन थे। फिर हम लोग देखेंगे कि वृक्षों और पशुओं की पूजा वो लोग कैसे करते थे, हड़प्पाई लिपि क्या थी, माप तौल कैसे यूज करते थे, मृदभाण किस टाइप का बनाते थे, मुहरें कैसे चलती थी, प्रतिमाएं कैसे बनाते थे, मूर्तिकाएं कैसी थी, उद्भव, उत्थान और अवसान, इसके बारे में समझेंगे। हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था कैसी थी। फिर आगे है सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन कैसे हुआ, हड़प्पा उत्पत्ति की समस्या क्या थी, क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर निरंतरता की समस्या देखेंगे कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं है, कंटिन्यू क्यों नहीं रहा उनका जीवन। तो देखिए लंबी लिस्ट है, जिसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे। इतना विस्तार में आपको किसी और बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना, इसको समझते हैं। कह रहा कि पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा में प्राप्त कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति महान खोज थी। 1853 ईस्वी में, ये सन याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए, हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। देखिए क्या कह रहा कि 1853 में किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन थे? ये ब्रिटिश इंजीनियर थे। वही पहली बार क्या हुए? हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। कहाँ पे देखें? जो पाकिस्तान पंजाब पड़ता है वहाँ पे। फिर आगे समझते हैं। मोहर के ऊपर वृषभ, वृषभ यानी सांड, वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। वो देखे तो सबसे पहले, लेकिन उसको उस समय वो समझ नहीं पाए कि क्या है। देखिए ये मोहर थी वो। इसमें देखिए ये एक वृषभ है और इसमें देखिए कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुल 6 अक्षर अंकित थे। उसके बाद आगे कह रहा कि बहुत बाद में 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी, ये भी नाम भी याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये आया कि हड़प्पा की खुदाई किसने की? तो किसने की? दयाराम साहनी ने खुदाई की। तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। फिर उसके बारे में और सब लोग बात करने लगे कि ये क्या था, इसके बारे में और जाना जाए। आगे कह रहा कि प्रायः उसी समय इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अब देखिए एक नाम ये भी याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी। इसने क्या किए थे? मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। तो देखिए 2 नाम याद रखिएगा, एक दयाराम साहनी का जिसने हड़प्पा की खुदाई की, और एक राखलदास बनर्जी जिसने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। उसके बाद दोनों ने मृणपात्र और अन्य पुरावशेष खोज निकाले, जिनसे विकसित सभ्यता का संकेत मिला था। ये देखिए ये है मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। फिर आगे समझते हैं। और एक बात देखिए, ये दोनों सिंध प्रदेश में है, जो इसमें पाकिस्तान में है। फिर कह रहा है कि 1926 से 1934 ईस्वी तक MS वत्स, ये नाम देखिए, MS वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की, मतलब ये कंटिन्यू रखे। उसके बाद इसकी खुदाई इंजीनियर JH मैके के द्वारा भी हुई। देखिए हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट किसने की थी? दयाराम साहनी ने। उसके बाद देखिए 1926 से 1934 ईस्वी तक MS वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की। उसके बाद फिर कह रहा कि इंजीनियर JH मैके द्वारा भी इसकी खुदाई की। फिर देखिए आगे कह रहा कि 1934 ईस्वी से जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का भार अपने ऊपर लिया। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई स्टार्ट किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। फिर उसके बाद आगे उसकी खुदाई किसने कंटिन्यू रखा? जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई को फिर आगे लगातार रखा। किसकी? मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। फिर आगे कह रहा कि 1946 ईस्वी में मार्टिमर ह्यूलर ने
हड़प्पा की खुदाई की। देखिए उसके बाद फिर हड़प्पा की खुदाई किसने की? मॉर्टिमर व्हीलर ने। तो समय समय पे अलग अलग समय पे अलग अलग पुरातात्विक उसमें खोज में लगे रहें। फिर उसके बाद कह रहा इस प्रकार स्वतंत्रता और विभाजन के पहले के उत्खनन द्वारा हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थलों के जहां कांसे का इस्तेमाल होता था महत्वपूर्ण पुरावेश प्रकाश में लाए गए। तो ये सब कब की बात हो रही? विभाजन से पहले की बात हो रही है, जब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था, तब सिंध प्रदेश पूरा भारत में ही था, उसकी बात हो रही। फिर कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और उससे जुड़े स्थलों की खुदाई की। यानी विभाजन के बाद भी क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इसकी खुदाई करते रहे। फिर उसके बाद कह रहा है कि सूरज भान, M.K. धावलीकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर, R.S. बिष्ट, ये सब मिलके और कुछ अन्य पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविदों मतलब जो पुरातत्व की खोज करते हैं, पुरातात्विक चीज़ों की खोज करते हैं, उसके विद्वानों को कहते हैं पुरातत्वविद, ने इस सिलसिले में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में काम किया। फिर आगे समझते हैं। कह रहा F.A. खान ने पाकिस्तान में सिंधु घाटी के अंतर्गत कोटदीजी, देखिए कोटदीजी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध इलाके में, नामक स्थल की खुदाई की। और M.R. मुगल ने हकरा तथा प्राग हकरा संस्कृतियों की खुदाई पर अधिक ध्यान दिया। फिर कह रहा A.H. दानी ने पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में गांधार के मकबरों की खुदाई की। ये अलग अलग जगह जितने सब पुरातत्वविद थे वो सब खुदाई कर रहे थे, उसके बारे में बता रहा। फिर आगे कह रहा कि अब हमारे पास प्रचुर मात्रा में हड़प्पाई सामग्रियां हैं, यद्यपि उत्खनन और अन्वेषण अभी भी जारी हैं। देखिए हमारे पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में हड़प्पा के सामग्रियां आ चुकी है जिनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या है, उसकी खुदाई जारी है। उसके बाद कह रहा कि विद्वान हड़प्पा संस्कृति के नगरीय स्वरूप पर एक मत है। देखिए जितने भी पुरातत्वविद थे उनका एक मत सहमत है कि वो लोग क्या थे, नगरीय सभ्यता थे। फिर कह रहा लेकिन हकरा घग्घर नदी से शिनाख्त हुई सरस्वती नदी की भूमिका और इस संस्कृति के निर्माता की पहचान पर भिन्न भिन्न मत है। कहने का मतलब सरस्वती नदी के बारे में लोगों की राय भिन्न भिन्न है। फिर कह रहा है कि हम प्रस्तुत अध्याय में इस पर विचार करेंगे, मतलब आगे इस पे हम लोग विचार करेंगे इसी बुक में। फिर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अक्सर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो कब से कब है, 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक। फिर कह रहा है परिपक्व हड़प्पा चरण दूसरा जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद तीसरा चरण जो है उसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा कब से कब तक है? 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति को 3 चरण में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है? देखिए 3300 से 2600, फिर 2600 से 1900, फिर 1900 से 1300। तो ये याद रखिएगा, लिखने के काम में आएगा आपको मेंस में। आगे समझते हैं। अब देखिए अगला है भौगोलिक विस्तार, ये दूसरे नंबर पे था। भौगोलिक विस्तार के बारे में समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। कह रहा कि सिंधु या हड़प्पा संस्कृति उन अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। तो हम लोग जो इससे पहले ताम्रपाषाण पढ़े हैं उनसे भी क्या है, ये पुरानी है। कौन सी? हड़प्पा संस्कृति। फिर कह रहा लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित थी। उनसे पुरानी होने के बावजूद भी ये संस्कृतियाँ कहीं ज़्यादा विकसित थी। किससे? ताम्रपाषाण वालों लोगों से। फिर कह रहा इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। तो देखिए इससे पिछले वीडियो में जो हम लोग ताम्रपाषाण के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे थे कि जो ताम्रपाषाण के कृषक लोग थे, कहाँ के? पश्चिमी भारतीय के जो कृषक लोग थे, वही लोग आगे चल के क्या हुआ कि वही लोग आगे विकसित होकर कांस्य युगीन सभ्यता का नींव रखते हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला था। तो देखिए इसकी खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई? जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा नामक स्थान, तो सबसे पहले वहाँ पे मिला ये सभ्यता का प्रमाण, इसलिए हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी इसको कह देते हैं।
क्योंकि उसके बाद फिर कई जगह मिले हैं, इसलिए सबसे पहले कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था, जो कि पाकिस्तान में है, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे समझते हैं। फिर कह रहा सिंध के बहुत से स्थल प्राग हड़प्पीय संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने। प्राग हड़प्पीय संस्कृति का मतलब जो हड़प्पा का स्टार्टिंग पीरियड था उसको कहते हैं प्राग हड़प्पीय संस्कृति। तो उसका केंद्र कौन सा बना था, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा कि परिणाम स्वरूप वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंध और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणित हुई। किसकी बात कर रहा, जो सिंध में प्राग हड़प्पीय थे वही आगे क्या हुए, परिपक्व होकर सिंध और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणित हुए। फिर कह रहा इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। तो देखिए इसका केंद्र मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते थे वो कहाँ पड़ता है, सिंधु घाटी के पास पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ, यानी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंधु घाटी से ही क्या हुआ, पूरब और दक्षिण की ओर हुआ। आगे समझते हैं। आगे कह रहा कि इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश सीमांत भाग भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो केंद्र था वो तो उनकी सिंधु घाटी के पास में था, मतलब सिंधु नदी के पास जो घाटी है उसके पास था, लेकिन और भी जगह इसका विस्तार हुआ। कहाँ कहाँ पे, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार हुआ। फिर कह रहा है इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, कहाँ पे, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक है। तो देखिए मेरठ कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। इसी तरह से फिर देखिए जम्मू से लेकर इधर नर्मदा घाटी तक। तो देखिए पाकिस्तान से स्टार्ट होके इंडिया तक पूरा ये फैला हुआ। देखिए इस फिगर से आप समझिए हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। देखिए उत्तर सीमा कहाँ से है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, मांडा में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, मांडा। उसके बाद देखिए दक्षिण में कहाँ है, महाराष्ट्र के दैमाबाद। उसके बाद देखिए पूर्वी सीमा कहाँ, मेरठ में भी कहाँ पे, आलमगीरपुर, ये नाम याद रखिएगा। फिर पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में, वो भी कहाँ, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो देखिए ये फिगर आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लेता है इससे ही। आगे समझते हैं। फिर देखिए आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि यह समूचा क्षेत्र बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। उसके बाद कह रहा कि यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अतः यह क्षेत्रफल पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार है वो पाकिस्तान से बड़ा है। उसके बाद फिर कह रहा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी निश्चय ही बड़ा है। तो देखिए मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इससे भी बड़ा है। कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। इसका विस्तार क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति की क्षेत्र से बड़ा नहीं था। देखिए फिर देखिए ईसा पूर्व की 2री और 3री शताब्दी तक संसार भर में जितने भी सभ्यता मिले हैं उनका क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा तो बिल्कुल ही नहीं था। आगे समझते हैं। आगे है अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। उपमहादेश का मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिला के जितने भी हड़प्पा संस्कृति खोदे गए हैं उसमें अब तक 2800 स्थल के बारे में पता लग चुका है। फिर कह रहा है इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। देखिए कुछ तो आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ वो जब परिपक्व हो गए थे यानी पूरी तरह से जब वो सभ्य हो गए थे, उसके बाद कुछ उत्तर अवस्था यानी उनके बाद की अवस्था। फिर कह रहा किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है और उनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। कितने को? 7 को।
तो कह रहे कि जो परिपक्व अवस्था थी यानी जिसमें वो पूरी तरह से डेवलप हो गए थे, उन स्थलों की संख्या कम ही है और जो मिले हैं उनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है कि ये 7 ही नगरीय सभ्यता थी। फिर आगे कह रहा कि इनमें 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे। कौन कौन से? पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है प्रेतों का टीला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? प्रेतों का टीला या मौत का टीला। उसके बाद फिर कह रहा दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। बिल्कुल, पहले ये इंडिया में थे, फिर विभाजन के बाद दोनों पाकिस्तान में चले गए। फिर कह रहा कि दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। देखिए किसकी बात कर रहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 483 किलोमीटर। और ये लोग कैसे जुड़े थे? सिंधु नदी के द्वारा। इसीलिए कभी कभी इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। फिर समझते हैं। फिर कह रहा तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर, मोहनजोदड़ो से कितना? 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में है। कौन सा? चंदहुदड़ो। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो तीनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। और फिर कह रहा है कि चौथा नगर गुजरात खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थित है। फिर चौथा नगर कहाँ मिला है? लोथल में, जो कहाँ पे है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में। फिर कह रहा पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान। अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा मतलब देखिए, काली मतलब काला समझ में आ रहा है, बंगा मतलब होता है चूड़ियाँ। जो बंगाल नाम पड़ा है वहाँ चूड़ियाँ फेमस थी, इसलिए बंगाल नाम पड़ा है। तो कालीबंगा का मतलब क्या हुआ? काली चूड़ियाँ। फिर छठा नगर के बारे में कह रहा है जो बनवाली, कहाँ पे? हरियाणा के हिसार ज़िले में, हरियाणा के हिसार ज़िले में था। तो देखिए 6 नगर का नाम याद रखिए पहले। कौन कौन से? हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चंदहुदड़ो पाकिस्तान, फिर उसके बाद लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, उसके बाद बनवाली हरियाणा। फिर आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है कि हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों, मोरियों का मतलब याद रखिएगा रस्सी होता है, ठीक है, आगे भी ये नाम मिलेगा, मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन हैं। इन 6 स्थलों पर परिपक्व और 6 स्थल जो इससे पीछे हम लोग देखें, 6 स्थलों पर परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परिपक्व हड़प्पा संस्कृति थी। उसके बाद कह रहा सुतका गेंडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो सुतका गेंडोर है और सुरकोटदा है, यहाँ पे क्या था? दुर्ग था। दुर्ग मतलब देखिए इस तरह से, देखिए जो फिगर में बना हुआ कि किसी नगर के चारों ओर ऊंची दीवार इस तरह से कर देंगे तो उसको दुर्ग कहेंगे। एक तरह से कह दीजिए कि ये सब सेफ्टी के लिए जो दीवार बनाते थे चारों तरफ अपने एरिया को कवर करने के लिए, उसको दुर्ग कहते हैं, बाउंड्री, जिसको इंग्लिश में बाउंड्री भी कह सकते हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा में भी किला है। तो धौलावीरा कैसा था? वो किला बंद था। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर कह रहा है कि और इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी जो है? एक तो प्राग हड़प्पीय हो गया, जिसको पूरा हड़प्पीय कहते हैं, उसके बाद परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पीय, 3 अवस्था मिलती है। कहाँ पे? धौलावीरा, गुजरात, जो कच्छ क्षेत्र है। फिर कह रहा है कि ये 3 अवस्थाएं राखीगढ़ी में भी मिलती हैं, जो घग्घर नदी पर हरियाणा में स्थित है और धौलावीरा से बड़ा है। जो राखीगढ़ी में स्थान मिला है हड़प्पा संस्कृति का हरियाणा में स्थित, वो धौलावीरा से बड़ा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी, ये नाम याद रखिएगा, रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो रंगपुर और रोजदी गुजरात में पड़ता है। स्थल पर पाई गई हैं। कौन सी अवस्था? उत्तर हड़प्पा अवस्था, यानी हड़प्पा संस्कृति के जस्ट बाद का, यानी समाप्ति वाला स्थिति पाया गया है। आगे है तीसरे नंबर पे नगर योजना और संरचनाएं। इसको समझते हैं। कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी, क्या थी? इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। अब देखिए इसको बात को समझिए। कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। तो वहाँ पे भी क्या होता था, उच्च और निम्न वर्ग के लोगों का बंटवारा था। तो देखिए अलग अलग दुर्ग का अलग अलग शासक थे, मतलब अलग अलग दुर्ग कहने का मतलब एक दुर्ग जिसके अंदर ढेर सारे लोग रहते थे, या कह सकते कि एक पूरा गांव जो बाउंड्री से घिरा हो एक अलग दुर्ग है। तो उन सब दुर्ग के अपने अपने अलग अलग शासक रहते थे। फिर कह रहा कि प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। देखिए दुर्ग के अंदर कौन से लोग रहते थे, वहां पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और उसके बाहर जो ईंट के मकान थे उसमें कौन लोग रहते थे, सामान्य लोग या निम्न वर्ग के लोग कह सकते हैं। और ऐसा प्रत्येक नगर में था, प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर था। देखिए इस फिगर से समझते हैं। देखिए शासक वर्ग के लोग, देखिए ये कुछ मकान देखिए आपको ऊंचाई पे दिख रहे हैं, यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे। अब इधर के मकान देखिए उससे क्या है, नीचे है, यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। अगला समझते हैं। फिर कह रहा इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। ग्रिड जाल का मतलब देखते हैं कैसे रहते, राइट एंगल पे जाल बने हुए रहते थे, मतलब समांतर लाइनें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समांतर लाइनें जिस तरह से होती हैं उस तरह से ग्रिड की तरह थे ये। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। तो ग्रिड में कैसा होता है, पैरेलल लाइनें होती हैं, मतलब समांतर लाइनें एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं, समकोण पे काटती हैं। तो वही कह रहा है कि जो वहाँ पे सड़कें थी वो समकोण बनाते हुए काटती थी, और नगर अनेक खंडों में विभाजित था। देखिए इस तरह से सेगमेंट वाइज था, अलग अलग खंड टाइप का था। तो इस तरह से था, तो एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर, एक घर, इस तरह से ऐसे है, और बीच में इसे सड़कें गई हुई थी। तो सड़कें क्या है, समकोण पे काटेंगे एक दूसरे से। फिर कह रहा है कि यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, जितने भी सिंधु बस्ती थे सब पे इस तरह से था, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, छोटी बड़ी सभी बस्तियां इसी तरह से थी। फिर आगे कह रहा है कि बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवन में और भी समृद्ध था, दूसरा मतलब मोहनजोदड़ो ये भवन में और भी समृद्ध था। उनके स्मारक बतलाते हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रहण में परम कुशल थे। वहाँ के शासक कैसे थे, मजदूर जुटाने मतलब कारीगर लोग को जुटाने में, और फिर कर यानी टैक्स वसूलने में कुशल थे। देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के स्मारक जो थे वो बहुत समृद्ध थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। तो वो कब बनेंगे, जब वहाँ के अच्छे कारीगर होंगे और उनके पास पैसा होगा। किसके पास, जो वहाँ के शासक थे उनके पास जब अच्छा पैसा होगा और अच्छे मजदूर होंगे तभी अच्छे अच्छे भवन बनेंगे। तो देखिए अच्छे कारीगर थे और अच्छे पैसे के लिए यानी अच्छा टैक्स वसूला जाता था। आगे समझते हैं। देखिए ये मोहनजोदड़ो का स्थान है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है, इस तरह से, और सड़कें देखिए ऐसे गई हैं, फिर ऐसे गई है, फिर यहाँ घर है। तो आप देखेंगे कि एक सुव्यवस्थित ढंग से इनका निर्माण हुआ, जैसे तैसे जहाँ तहाँ घर नहीं बने, एक लाइन से हैं सब। आगे समझते हैं। आगे कह रहा कि ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को यह भी लगता होगा कि उनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठवान थे। देखिए वहाँ के मकान और नगर योजना इतनी अच्छी थी कि किसी को भी लगे कि वहाँ के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, योग्य थे। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार, ये याद रखिएगा, विशाल स्नानागार कहाँ की बात कर रहा है, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो आंसर आप क्या देंगे, मोहनजोदड़ो। फिर कह रहा है कि जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। मतलब ईंटों का बना जो भी वहाँ है उसमें सबसे सुंदर उदाहरण विशाल स्नानागार है। देखिए ये है विशाल स्नानागार का फिगर, ये यहाँ पे इस तरह से है ना, बीच में ये तालाब टाइप का, यहाँ पानी भरा हुआ रहता था, और देखिए यहाँ सीढ़ी बना हुआ, सीढ़ी से लोग उतर के आते थे, यहाँ पे स्नान करते थे, नहाते थे। उसके बाद कह रहा है कि यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा
और 2.43 मीटर गहरा है। ये देखिए इसका क्या माप बता रहा है, किस तरह से है। लंबाई कितना है 11.8, उसके 7.1 चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। फिर कह रहा है दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। देखिए यहाँ भी एक सीढ़ी बनी हुई और इधर से भी, इस साइड से भी जो दिख नहीं रहा, इधर से भी सीढ़ी बना हुआ। तो वही कह रहा है कि दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी थी। तल तक मतलब नीचे तक सीढ़ियाँ बनी थी। आगे समझते हैं। फिर आगे ये भी कह रहा है कि बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है, पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है, इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोनों में निर्गम मुख्य है जिससे पानी बाहर नाले में जाता था। देखिए ये हौज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या था, कपड़े बदलने के स्थान थे। और फिर देखिए इधर साइड से पानी निकलने के लिए बना हुआ था। फिर कह रहा है कि बताया जाता है कि विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधों स्नान के लिए बना होगा। यानी कि देखिए जो मंदिर वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पहले स्नान करके तब जाते होंगे, यानी धार्मिक कार्यों के लिए वहाँ स्नान करने के लिए लोग आते थे। फिर कह रहा जो भारत में हर धार्मिक कर्म में आवश्यक होता है। तो देखिए हमारे यहाँ आज भी इंडिया में जब कोई पूजा पाठ होता है तो क्या होता है, नहाने जाते हैं लोग, और फिर और ज़्यादा मन्नत मानते हैं तो लोग गंगा नहाने जाते हैं। तो नहाने का बहुत यहाँ परंपरा है। आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है मोहनजोदड़ो के बारे में ही कि सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार या जिसको कोठरी भी कहते हैं, अनाज रखने की कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा है और 6.09 मीटर चौड़ा है। नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो का कोठार है वो सबसे बड़ा है, लेकिन हड़प्पा के दुर्ग के अंदर क्या है, 6 कोठार मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा कोठार कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में, लेकिन सबसे बड़ा कोठार कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ठीक, देखिए फिर आगे कह रहा है कि इन 12 इकाइयों, 12 क्या कैसे हो गए, 6 कोठार थे, 2 पातों में थे। देखिए पीछे लिखा हुआ है, जो 6 कोठार थे वो चबूतरों पर 2 पातों में खड़े थे। तो 2 पात में थे 6 कोठार, तो यानी 12 कुल हो गए, 12 यूनिट हो गए। कोठार तो 6 ही थे लेकिन वो 2 पातों में थे, विभाजित थे। कह सकते हैं कि एक कोठार 2 खंड में विभाजित था। तो कितने हो गए, 12 इकाई हो गए, 12 यूनिट हो गए। तो वही कह रहा कि इन 12 इकाइयों का समूचा क्षेत्र लगभग 8338.1025 वर्ग मीटर होता है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो कोठार था वो एक ही इतना बड़ा था, लेकिन इसमें क्या है कि 6 कोठार मिला के और 12 इकाई, उनके टोटल 12 इकाइयों को मिलाकर जितना है उतना अकेले किसमें है, मोहनजोदड़ो का जो एक कोठार था। फिर कह रहा कि हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। कहाँ पे है ये, हड़प्पा में। जो कोठार के दक्षिण में खुला एक फर्श है और उस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। ये किस लिए है, आगे समझते हैं। तो देखिए आगे कह रहा है स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल दावने का मतलब देखिए गेहूं चावल क्या होता है कि जब वो खेत से लाए जाते हैं तो उसमें से जो अनाज निकालने की प्रक्रिया है उसको दावना कहते हैं। वही कह रहा है कि देखिए इनका उपयोग फसल दावने के काम में होता था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। तो गेहूं और जौ के दाने वहाँ पे मिले, इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे फसल को दावा जाता था। आगे समझते हैं। कह रहा है हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। तो 2 कमरे का एक बैरक था जो मजदूरों के लिए रहने के लिए बना था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। देखिए इससे पहले हम लोग देखे जो हड़प्पा में कोठारे मिले थे 6, वो किस पे थी, ईंटों के चबूतरे पे थी। तो कालीबंगा में भी ईंटों के चबूतरे मिले हैं, तो वही कहा जा रहा है कि शायद ये कोठारों के लिए बने होंगे। आगे समझते हैं। कह रहा इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, क्योंकि हर जगह पे ये देखे जा रहे हैं। आगे समझते हैं। आगे कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति के नगरों में
पकी ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। अब देखिए कह रहा ये कि देखिए हड़प्पा संस्कृति की विशेष बात क्या थी कि ये लोग पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे, पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे। और ये भी कह रहा है क्योंकि मिस्र के समकालीन जो भवन थे उसमें धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग करते थे। अब देखिए धूप में सुखाई गई ईंटें, उसको पकी ईंटें नहीं कह सकते, वो कच्ची ईंटें थी, बस केवल धूप में सुखा के उसको टाइट कर दिया जाता था। उसके बाद कह रहा कि समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। तो इसीलिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो तुलना है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से किया जाता है, क्योंकि उसी के समकालीन यानी उसी टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया में भी पकी हुई ईंटें लोग यूज करते थे। तो देखिए कल्चर का जो आदान प्रदान होता है वो इसी से पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या यूज करते थे और यहाँ के लोग क्या यूज करते थे। फिर आगे समझते हैं। कह रहा कि मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। तो देखिए यही कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि सभी नगरों में लगभग हर छोटे मकान में देखिए प्रांगण में स्नानागार थे। तो स्नानागार थे तो वहाँ पानी निकलने के लिए भी जगह चाहिए। तो वही आगे कह रहा, देखिए कह रहा कि कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएँ थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहाँ इनके नीचे नालियाँ बनी हुई थी। अक्सर ये नालियाँ ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी हुई रहती थी। तो देखिए तब के समय में कितने बढ़िया व्यवस्था था। जो नालियाँ थी वो पत्थर या सिल्लियों से ढकी हुई थी, मतलब ढकी हुई नालियाँ थी, जबकि आज के समय में आप लोग को खुली हुई नालियाँ दिख जाएंगी। तो वो लोग देखिए इतने समझदार थे कि उनको पता था कि नालियों से बीमारियाँ फैलती है, तो इसलिए उसे ढक कर रखते थे। और देखिए हर घर में कुएँ थे और स्नानागार थे। तो कुएँ और स्नानागार थे तो पानी निकलने के लिए अच्छी व्यवस्था भी चाहिए, इसलिए वहाँ का जो जल निकास प्रणाली था वो बहुत ही सुंदर था। देखिए ये है फिगर में कुआँ, ये कुआँ है, और देखिए ये नालियाँ हैं, ये दिख रहा है, ये नालियाँ हैं। तो ये इस तरह से ढकी हुई थी। तो बाद में पुरातत्व लोगों ने इसे जब देखने के लिए पत्थर हटाए होंगे तब दिखा होगा कि नालियाँ हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा कि सड़कों की इन नालियाँ में नरमोखे जिसको मैन होल कहते हैं, मतलब एक जगह पे जहाँ के सारी नालियाँ आके मिलती हैं उसे मैन होल कहते हैं। तो मैन होल भी बने थे। सड़कों और नालियाँ के अवशेष बनवाली में भी मिले हैं। तो बनवाली में भी ऐसे ही थी, नालियाँ थी बनवाली में भी। उसके बाद कह रहा है कि कुल मिलाकर स्नान घरों और नालियाँ की व्यवस्था अनोखी है। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया होगा जितना कि हड़प्पा संस्कृति लोगों ने दिया है। देखिए ये लोग साफ़ सफाई पे बहुत अच्छा ध्यान देते थे, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रहते थे। नालियाँ ढकी हुई थी, स्नानागार का प्रयोग करते थे, कुआं सबका अपना अपना अलग था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लोग जितना साफ़ सफाई रखते थे शायद इसके समकालीन और कोई सभ्यता नहीं रखती थी। अब देखिए अब आगे देखते हैं इनकी कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि सिंधु प्रदेश में आज पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। तो देखिए पहले सिंध प्रदेश में बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, पहले की अपेक्षा अब कम होती है। तो वर्षा जब नहीं होगी तो उतना उपजाऊ नहीं रह जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है या प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। तो देखिए इस समय जिस तरह से देखने से लगता है कि अगर ये पहले उतना उपजाऊ नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले खेती ही आय का एकमात्र स्रोत था। तो जब पहले से वो लोग पहले से विकसित हैं तो यानी वहाँ पे उपजाऊ या खेती अच्छी रही होगी, इसीलिए वहाँ के लोग समृद्ध थे। कैसे? देहात और शहर दोनों के। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि अब यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अब केवल 15 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। उसके बाद कह रहा है कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर का एक इतिहासकार बता गया है कि सिंध इस देश के उपजाऊ भाग में गिना जाता था। मतलब सिंध जो है वो बहुत उपजाऊ भाग में गिना जाता था, गिने चुने भाग में जो उपजाऊ थे उसमें सिंध का नाम था। फिर कह रहा है कि पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी।
यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। अब देखिए कह रहा कि जो पहले क्या थी, वनस्पति वगैरह बहुत थे, तो आपको पता होगा जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे नेचर भी अच्छा रहेगा, तो वर्षा भी अधिक होगी। तो वही कह रहा कि पहले यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति की संपदा थी, जिसके कारण यहाँ पे अधिक वर्षा होती थी। फिर उसके बाद कह रहा कि वनों से ईंटें पकाने और इमारत, यानी देखिए ईंटों पकाने के लिए लकड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वन की कटाई हुई। फिर कह रहा है कि लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद आगे कह रहा है, फिर उसी में आगे कह रहा है कि लंबे अरसे तक, ये लंबे अरसे तक खेती का विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी की खपत रहने से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति संपदा क्षीण हो गई। अब देखिए खेती करने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, तो पेड़ की कटाई हुई खेत के लिए भी, और बड़े पैमाने पर चराई, यानी देखिए जो पशु वगैरह थे उनको चरने के लिए घास चाहिए, तो उससे भी क्या होता है कि पेड़ कम हुए। फिर कह रहा है कि ईंधन के लिए लकड़ी की खपत, ईंधन के लिए क्या होते थे, लकड़ी काटते थे, उससे भी क्या हुआ कि जंगल की कटाई हुई। तो इन सब बातों से क्या हुआ, वनस्पति संपदा क्षीण हो गई। फिर जिसके कारण क्या हुआ, आगे समझते। इस प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण शायद सिंधु नदी के हर साल आने जाने वाली बाढ़ थी। देखिए बाढ़ से क्या होता है कि बाढ़ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को बहा के लाती है, यानी खाद वगैरह जो मिट्टी सड़ी हुई रहती हैं उसको बहा के लाती है अपने साथ। तो इससे जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए गंगा के किनारे के जो मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। तो इसीलिए सिंधु नदी का भी ज़मीन कैसे था, बाढ़ के कारण उपजाऊ हो गया था। फिर कह रहा कि गाँव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पकी ईंटें की दीवारों से प्रकट होता है बाढ़ हर साल आती थी। तो बाढ़ से बचने के लिए क्या कर दिए थे वो लोग, ईंटों की दीवार बना दिए थे। फिर देखिए आगे कह रहा कि सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदान में छोड़ जाती थी। जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो वही ये कह रहा है कि जो सिंधु नदी थी वो मिस्र की नील नदी से भी अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी। तो नील नदी जो थी कहाँ पे, मिस्र में। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, नील नदी को, क्योंकि नील नदी की वजह से ही वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हुई। लेकिन जो सिंधु नदी थी उससे कम ही थी, मतलब सिंधु नदी ज़्यादा थी। किस मामले में, जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाने के मामले में। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा जैसे नील ने मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। इसीलिए देखिए मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, नील नदी को, क्योंकि नील नदी के कारण ही वहाँ शहर बसा है जो मिस्र है। क्योंकि पानी नहीं रहता है तो लोगों का रहना मुश्किल रहता है और ना तो खेती हो पाती है। उसी तरह जो सिंधु नदी है वो किसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके निर्माण के लिए, भरण पोषण के लिए आवश्यक थी, या फिर कह सकते हैं कि इसी नदी की वजह से वहाँ के लोग यहाँ पे रुके थे। कहाँ पे, सिंधु में। फिर कह रहा कि सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। तो देखिए नवंबर महीने में क्या होता है, गेहूं और जौ बोया जाता है, और धान कब बोया जाता है, गर्मी के समय में, यानी ये जून जुलाई में। तो क्या होता था कि जब बाढ़ आता था तो वहाँ पे धान तो बो नहीं सकते थे, तो वो लोग गेहूं और जौ बोते थे। कब, जब बाढ़ चला जाता था, वहाँ मिट्टी जलोढ़ हो जाती थी, नमी आ जाती थी, उसके बाद वो लोग गेहूं बोते थे और अपनी फसल को फिर अप्रैल महीने में काट लेते थे। आगे समझते। कह रहा कि यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राग हड़प्पा अवस्था में जो कूंड मतलब क्या, हल रेखा, जैसे हल चलाया जाता है तो उससे जो लाइनें बनती हैं उसको कहते हैं कूंड, या फिर हल रेखा कह सकते हैं, देखे गए हैं। कहाँ पे, कालीबंगा में। इसीलिए कहते जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा कि इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता। हंसिया देखिए जिससे फसल काटा जाता है, गेहूँ या धान,
उसको क्या बोलते हैं, हसिया। तो अब तो लोहे के बनते हैं, उस समय लोहा का ये लोग यूज जानते नहीं थे तो पत्थर का बनाते थे। फिर आगे कह रहा गबरबंदों या नालों को बांधों से घेर कर, गबरबंद मतलब तालाब या गड्ढा, बड़ा गड्ढा। फिर कह रहा गबरबंद या नालों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों की विशेषता रही है, किंतु लगता है कि नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। यानी देखिए उस समय क्या थी, नहर तो बना नहीं सकते थे, जो प्राकृतिक रूप से नदियां हैं वही थी। तो लोग क्या करते थे, जो तालाब या नाले रहते थे उनको क्या है बांधों से जोड़ देते थे, फिर उससे क्या हुआ पानी उसमें आ जाता था, फिर उससे सिंचाई करते थे। फिर देखिए कह रहा है कि हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाद वाले मैदान में थे, प्रचुर अन्न उपजाते थे, मतलब ज़्यादा मात्रा में अन्न उपजाते थे, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बल्कि खेती के काम से मतलब न रखने वाले नगर निवासी शिल्पियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों की ज़रूरत पूरा करने के लिए भी पर्याप्त होता था। तो आज भी देखिए किसान खेती करते हैं तो वो सबके लिए पर्याप्त होता है, जो शहर में रह रहे हैं या फिर जो और कुछ काम कर रहे हैं, जो खेती नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक होता है। तो तब के समय की बात भी ये कह रहा है कि उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था कि वो लोग इतना ज़्यादा उपजाते थे अनाज कि जो वहाँ पे नगर निवासी शिल्पियों और व्यापारी थे, यानी जो खेती नहीं करते थे, उनके लिए भी पर्याप्त रहता था। फिर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। याद रखिएगा, गेहूँ, जौ, राई, मटर। वे 2 किस्म का गेहूँ और जौ उगाते थे, तो तब भी वो 2 टाइप के गेहूँ और जौ उगाते थे। फिर कह रहा है बनवाली में मिला जौ बढ़िया किस्म का था, यानी बनवाली के लोग जो जौ उगाते थे वो कैसे थे, उन्नत क्वालिटी के थे। इनके अलावा तिल और सरसों भी उपजाते थे। तो तेल के लिए क्या था, तिल और सरसों था, उपजाते थे, क्योंकि सरसों और तिल से ऑयल निकलता है। आगे समझते हैं। फिर कह रहा परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया। अब देखिए लोथल में चावल का अवशेष पाया गया, तो क्वेश्चन ये सब पूछता है कि कहाँ पे किस टाइप के लोग कैसा कृषि करते थे, क्या उपजाते थे। तो लोथल में चावल के उपजाने के साक्ष्य पाए हैं। फिर कह रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वहाँ पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए कोठरों में जमा किया जाता था। तो पहले देखिए टैक्स के रूप में क्या केवल अनाज था, तो वही टैक्स के रूप में अनाज लिया करते थे और उसको ही क्या करते थे, आपातकालीन के लिए जमा करते थे। मान लीजिए किसी वर्ष नहीं हुआ खेती, बाढ़ ज़्यादा आ गया, तो क्या करता था, इमरजेंसी के लिए वो लोग रखते थे किसमें, कोठरों में। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे कह रहा कि यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं, जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। तो देखिए मेसोपोटामिया में क्या है, वहाँ पे मजदूरी में जौ दिया जाता था, ये वहाँ पे पता चला है। तो उसी टाइप से तुलना कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग इसी तरह से अनाज के रूप में देते थे टैक्स या मजदूरी को। फिर आगे कह रहा है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। तो सिंधु शब्द से निकला सिंडन। कौन लोग कहते थे, यूनान लोग। क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती होती थी। फिर आगे देखते हैं, चौथे नंबर पे है पशुपालन, इसके बारे में समझते हैं। कह रहा कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे और वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। तो ये किसके बारे में कह रहा है, पशुपालन के बारे में कह रहा है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई सभ्यता के लोग जो थे वो ये सब जानवर पालते थे। क्या, बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ते भी थे वो पालतू जानवर के रूप में, और बिल्लियाँ भी थी। और देखिए उनका सबसे प्रिय जानवर क्या था, कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था, क्योंकि कई सिक्कों पे देखा गया है कुबड़ वाला सांड। फिर आगे देखते हैं।
फिर कह रहा वे गधे और ऊँट भी रखते थे और शायद इन पर बोझ ढोते थे। तो गधे और ऊँट भी रखते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्तिका, टेराकोटा मिट्टी का था, से मिला है। फिर कह रहा गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है और वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के बताए गए हैं, परंतु पहचान संदेहग्रस्त है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थे। तो देखिए, घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं कह सकते कि वो लोग अश्व केंद्रित थे, मतलब कि घोड़ों पे ही ज़्यादा डिपेंड थे। और भी जानवर थे, वो लोग उनका यूज करते थे, लेकिन हाँ, घोड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिए आगे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक और परिपक्व अवस्था में ना तो घोड़े की हड्डियाँ और ना ही उसके प्रारूप मिले हैं। यानी देखिए, आरंभिक काल में और जब परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी उस समय घोड़े की ना तो हड्डियाँ मिली हैं, ना ही उसके प्रारूप मिले हैं। फिर कह रहा कि हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था, वे गैंडे से भी परिचित थे। ये सब कैसे वो लोग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो मोहरे मिली हैं उनमें इनका चित्र बना हुआ था, किसका, हाथी और गेंडे का। फिर कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्रायः वही थे जो इनके हैं। तो देखिए, बार बार मेसोपोटामिया से रिलेट किया जा रहा, क्योंकि यहाँ मिली चीज़ें, यहाँ मिले पालतू जानवर सेम उसी तरह से हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के थे। तो इसीलिए कह रहा कि वहाँ पे देखिए जो अनाज पैदा किया जाता था उसी तरह से था जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में थे। कहाँ की बात कर रहा है, मेसोपोटामिया के समकालीन एक सुमेर के नगर था वहाँ पे। फिर कह रहा कि परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगर वासियों पर लागू नहीं होते। अब देखिए, ये दो चीज़ अलग कह रहा। क्या कह रहा कि जो गुजरात में हड़प्पाई लोग थे वो हाथी पालते थे, ठीक है, हाथी पालते था और चावल उगाते थे, लेकिन मेसोपोटामिया के नगरवासियों में ये दोनों चीज़ें लागू नहीं होती, मतलब ये चीज़ें नहीं देखी गई। क्या कि वो लोग चावल उपजाते हो और हाथी पालते हो। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज इतना ही। आगे देखेंगे शिल्प और तकनीकी ज्ञान। अगला टॉपिक जो है शिल्प और तकनीकी ज्ञान किसके, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।